हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं बात करना चाहूँगा भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका इलेक्शन कैसे होता है, उसके लिए क्या अर्हताएं यानी कि योग्यताएं होनी चाहिए, किस आर्टिकल के तहत ये निर्वाचन प्रणाली की जाती है और कैसे उनको हटाया जाता है। तो ओवरऑल ये निर्वाचन की प्रक्रिया को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो भारत के सरकार के अंग हैं, भारत के सरकार के जो 3 प्रमुख अंग हैं उनको हम समझते हैं। सबसे पहला है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। ये तीनों मिलकर के सरकार को सुचारू रूप से चलाते हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन्हें सरकार के अंग कहा जाता है। अब मैं बात क्योंकि राष्ट्रपति की कर रहा हूं, तो जो राष्ट्रपति है वह हमारी कार्यपालिका में आता है। कार्यपालिका का मतलब होता है जो हमारा एग्जीक्यूटिव्स है उसके अंतर्गत आता है, और कार्यपालिका में हमारा राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है, मंत्रिपरिषद आता है और महान्यायवादी मतलब कि जनरल अटॉर्नी ऑफ इंडिया, इतने सारे लोग इसके अंतर्गत आते हैं। अगर मैं राष्ट्रपति के चुनाव की बात करूं तो इसमें आर्टिकल नंबर 54 और 55 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह निर्वाचन प्रणाली और उसकी प्रक्रिया से संबंधित है। तो इन दोनों आर्टिकल को आप ध्यान रखिए, आर्टिकल नंबर 54 और 55, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति का जब भी इलेक्शन होता है तो उसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि कोई आम पब्लिक तो जाके वोट करती नहीं है ना। आम पब्लिक तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको वो सिलेक्ट करती है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है कि 3 लोग वहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कौन कौन? सबसे पहला तो ये कि लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, पहला ये हो गया। दूसरा, जो हमारे राज्यों के विधानसभाएं होती हैं उन विधानसभाओं के जो इलेक्टेड मेंबर हैं यानी कि एमएलए, तो एमपीज और एमएलए ऐसा हम समझ लें, ये भाग लेते हैं। ठीक है। और तीसरे कौन से हैं? तीसरे जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश की जो विधानसभाएं होती है, खासकर दिल्ली और पुडुचेरी, तो यहां के भी जो मेंबर होते हैं निर्वाचित सदस्य, वो भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा में कुछ मनोनीत सदस्य भी होते हैं। जैसे अगर मैं राज्यसभा की बात करूं, जिसको हम लोग उच्च सदन यानी कि अपर हाउस कहते हैं, तो इसमें टोटल जो मेंबर हैं वो 250 हैं, लेकिन इनमें से 12 ऐसे सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, और जो 238 सदस्य होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। और जो हमारा लोकसभा है, तो लोकसभा में टोटल 552 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियंस के लिए रखा गया है। साथ ही साथ जो लोकसभा की वर्तमान सीटें हैं वो 545 है। 545 में से आपके 530 जो हैं तो वो राज्यों से हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से 13 सीटें हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 545 ये होती हैं। बाकी अगर मैं टोटल की बात करूं तो ये 530 जो होती हैं तो वो राज्यों से होती हैं, और जो 20 बचती हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से, स्पेशली दिल्ली और पांडिचेरी को लेकर के, पुडुचेरी जिसको हम कहते हैं। ठीक है। अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो इसका प्रावधान आर्टिकल नंबर 80 में है, और अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो इसका प्रावधान या इसके गठन के बारे में आर्टिकल नंबर 81 में कहा गया है। तो जितने मनोनीत सदस्य हैं, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। अब इसमें थोड़ा सा आगे बात करें कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो किस पद्धति से होता है। तो हमारे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है, जो कि गुप्त मतदान के द्वारा संभव होता है। तो अब एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है और गुप्त मतदान क्या है? गुप्त मतदान का मतलब यह है कि वहां किसी को नहीं पता होता है कि उनका वोट किसको जाता है। ऐसा कहने के पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि वहां प्रेफरेबल वोटिंग होती है
है ना, प्रेफरेंशियल वोटिंग की जाती है। इस पर हम आगे बात करेंगे कि कैसे किसी को नहीं पता होता है, जब वो वोट देता है तो उसको पता क्यों नहीं होता है ना, क्योंकि इसमें प्रेफरेंस किया जाता है। प्रेफरेंस का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई 4 कैंडिडेट राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हुए हैं। राष्ट्रपति तो कोई एक ही बनेगा क्योंकि वैकेंसी तो एक ही है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि जब 4 उम्मीदवार खड़े हुए हैं और टोटल वोटों की संख्या मान लीजिए 1000 है। अब 1000 जो वोट है तो वो प्रेफरेंस देंगे कि पहले नंबर पे मैं किसको राष्ट्रपति सेलेक्ट करूंगा, अगर ये पहला वाला नहीं हो पाया तो फिर मैं किसको दूंगा, अगर दूसरा भी नहीं हो पाया तो फिर मैं किसको दूंगा, तीसरे नंबर पे मैं किसको चाहूंगा, और फिर इन 3 में से कोई नहीं हुआ तो चलो लास्ट में मैं इसको कर देता हूं, है ना। इस प्रकार से तो ये अपने बैलेट पेपर पर प्रेफरेंस डालते हैं कि पहले में मैं किसको चाहूंगा, दूसरे में किसको, तीसरे में किसको, चौथे में किसको, ये जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार से वो वोट बट जाते हैं। लेकिन फिर जब इनकी काउंटिंग होती है तो फर्स्ट लेवल की काउंटिंग, सेकेंड राउंड की काउंटिंग, थर्ड राउंड की काउंटिंग, और ये काउंटिंग तब तक होती है जब तक 50% +1 वोट नहीं हो जाते। देखिए क्या होता है कि इसमें जो हमारे एमपीज और एमएलएज होते हैं उनके वोटों की वैल्यू होती है, क्योंकि सारी पब्लिक तो वोट करती नहीं है ना। तो पॉपुलेशन के हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है कि उनके वोटों की वैल्यू क्या होगी, किस राज्य के वोट की वैल्यू कितनी होगी, है ना। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, स्पेशली पर्टिकुलर स्टेट की मैं बात करता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि अगर मैं बात करूँ सबसे पहले जो हमारे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं उनके वोटों की मैं वैल्यू की बात करूं तो इसमें टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, मतलब उस स्टेट के टोटल पॉपुलेशन बटे टोटल कितने एमएलएज हैं, ठीक है, और इनका गुणनफल हो जाता है 1000 से। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू निकलती है। जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश एक स्टेट है जहां की वैल्यू कितनी है, जहां के पब्लिक टोटल पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन का मतलब टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन वहाँ की मान लीजिए कि 20 करोड़ है, तो 20 करोड़ बटे कितना हो जाएगा, टोटल 400 कितने, 400 शायद 72 या 73 मेंबर हैं वहाँ पर विधानसभा के, तो ये और गुणे 1000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से उनके वोट की वैल्यू निकालेंगे जो भी कट पिट के आएगा हमारा, ठीक है। अच्छा, अगर हम एमपीज की बात करें तो इनके लिए क्या होता है कि टोटल जितने एमएलएज की संख्या है, निर्वाचित एमएलएज की संख्या है, और बटे टोटल एमपीज की संख्या। तो इस प्रकार से इनके वोट की वैल्यू हम काउंट कर लेते हैं जो हमारे एमपीज हैं, है ना, संसद के जो सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य। ध्यान दीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि जितने भी मनोनीत सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करने का अधिकार नहीं दिया जाता। अच्छा, अब इसमें एक चीज और, अभी हमने कहा कि राष्ट्रपति की वोटिंग का कोटा होता है। कोटा का क्या मतलब है? कोटा का मतलब होता है कि कोई भी उम्मीदवार तभी विजयी घोषित होता है जब वह 50% +1 उसको वोटिंग मिले। इसके लिए क्या किया जाता है कि एक इसका तरीका है कि जितने भी टोटल वैलिड वोट होते हैं, ध्यान दीजिए, वैल्यू ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, ठीक है, इनका जो है हम जितनी वैकेंसी है उसमें +1 जोड़ के भाग कर देते हैं। वैकेंसी तो राष्ट्रपति की एक ही होगी। मान लीजिए कि टोटल वैल्यू ऑफ वोट है 100, तो हम क्या करेंगे कि 100/2 करेंगे। वैकेंसी एक है, उसमें हम +1 करके जो है भाग करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 50 निकल के आएगा। फिर उसमें हम +1 कर देते हैं, मतलब 100/2 +1। तो इस प्रकार से हमारा 51 निकल के आता है। और किसी भी राष्ट्रपति को चुनने के लिए 51 वोट की जरूरत पड़ेगी। आप चाहे इसको परसेंट कह लें, चाहे आप इसको वोट कह लें, है ना। 50% से ज़्यादा +1, वो पॉइंट में हो सकता है। 50 पॉइंट भी अगर है तो वह मतलब कि जो राउंड फिगर उसका आता है तो वो मान लिया जाता है, ठीक है। अब बात करें अगर हम थोड़ा सा आगे, इसमें जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का थोड़ा सा क्या रोल है राष्ट्रपति के चुनाव में। देखिए, जब भारत का संविधान बना और पहली बार 1951 में जब जनसंख्या की गणना की गई थी, सेंसस जिसको हम लोग कहते हैं, तो
उसमें उत्तर भारत और दक्षिण भारत का जो रेशियो था जनसंख्या का, वो लगभग ठीक ठाक था, दोनों तरफ बैलेंस था, है ना। लेकिन 51 के बाद 61, 61 के बाद 71, और इस प्रकार से जनसंख्या नियंत्रण पर भी बहुत सारे प्रोग्राम आए। तो ये हुआ कि जो दक्षिण भारत के लोग थे, दक्षिण भारत की जो सरकारें थी, उन लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया, तो वहाँ की पॉपुलेशन कंट्रोल होने लगी। लेकिन जो उत्तर भारत के लोग थे, इन लोगों ने उस पर उस तरीके से काम नहीं किया, तो इधर की जनसंख्या बढ़ने लगी। और अगर टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट की मैं बात करूं, क्योंकि जब भी हम एमएलएस की वोट की काउंटिंग करते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं, तो ये क्या होता है, उस स्टेट की वोट की वैल्यू बढ़ जाती है जहां पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। तो ऐसे में क्या हुआ, 1971 में लोगों ने, दक्षिण भारत के लोगों ने कहा कि ऐसे में तो हमारी तरफ से कभी कोई राष्ट्रपति बन ही नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि हमारे इधर की वोटों की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस पे ये माना गया कि ठीक है, 81 में, 91 में जो भी है वो 71 के हिसाब से ही चलेगा। लेकिन वर्ष 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो उन्होंने क्या किया कि इसको आगे बढ़ा दिया, है ना। ये बात रखी गई थी 42वें संविधान संशोधन 1976 में कि भाई 1971 के आधार पर ही गणना की जाएगी। ठीक है, जनसंख्या जो भी हो उससे मतलब नहीं है, जो 1971 का डाटा है उसी के आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पॉपुलेशन की हम काउंटिंग करेंगे, उसी के आधार पर उसके वोट की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, मतलब कि 42 को अगर आप डबल कर दें तो ये 84वां संविधान संशोधन जो किया गया वर्ष 2001 में, तो इसमें ये हुआ कि अभी जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दें, आगे जो भी हम करेंगे वो 2026 में करेंगे। 2026 तक का सेम प्रावधान कर दिया गया। लेकिन आपको पता होगा कि जनगणना जो होती है वो हर 10 साल बाद होती है ना। तो अब अगली जनगणना जो होगी वो कब होगी, 26 के बाद 31 में होगी। ठीक है, कोविड की वजह से 21 में जनगणना नहीं हो पाई, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो 10 साल के बाद ही प्रतिवर्ष होती है। ठीक है, तो अभी तो वो काफ़ी लंबा समय है। अब 31 में जनगणना होगी तो 32-33 तक में सारे डाटा आएंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा नहीं किया जाएगा वो आगे की बात है। लेकिन इतना ज़रूर समझ लेना ज़रूरी है यहाँ पर कि वोटों की वैल्यू कैसे होती है। अब मैं थोड़ा सा बात कर लूँ कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो आवश्यक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो अर्हता होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, है ना। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर सकता है, तो इसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले तो ये कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, ही वुड हैव अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का वो नागरिक होना चाहिए। दूसरा ये कि वो 35 वर्ष की उम्र पार कर चुका हो। तीसरा ये कि वह लाभ के पद पर ना हो। और लाभ के पद से क्या मतलब है, लाभ के पद से सीधा सीधा मतलब है कि वह आदमी मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है, लोकसभा की पात्रता को पूरा करने वाला व्यक्ति हो सकता है, यहां तक कि वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति हो सकता है। ठीक है, तो इतने सारे लोग, राष्ट्रपति का जो पद होता है वह लाभ का पद या सरकारी पद नहीं माना जाता है। वह लोकसभा का सदस्य चुनने योग्य होना चाहिए। साथ ही साथ निर्वाचन मंडल के 50 लोगों का अनुमोदन उसको मिलना चाहिए, क्योंकि बिना अनुमोदन प्राप्त किए हुए वो अपना नामांकन दाखिल नहीं कर सकता है। क्योंकि ऐसा पहले तो हो जाता था कि नाम मात्र के अनुमोदन की जरूरत पड़ती थी, लेकिन बाद में इसको हंसी खेल मान लिया गया और ढेर सारे लोग राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आने लगे। तब ऐसे में ये कहा गया कि भाई कम से कम 50 लोगों को जिसका बहुमत मिले, है ना, निर्वाचन मंडल से, वही लोग राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये साथ ही साथ ध्यान दीजिए, इसमें 15,000 रुपए की राशि रखी जाती है एक सिक्योरिटी के रूप में। हाँ, अगर इसमें से 1/6 भाग मतदान का इनको नहीं मिला तो इनकी जो राशि है वो जब्त कर दी जाती है। ठीक है, ये वापस नहीं होती। आइए अब हम ये समझ लें कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो उनके वोटों की गणना कैसे की जाती है। तो इसको मैं बोर्ड के माध्यम से समझने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है ना, राष्ट्रपति का चुनाव, इलेक्शन ऑफ
प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जैसे इसमें वरीयता के आधार पर होता है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेफरेंशियल वोटिंग। क्या बोलते हैं, प्रेफरेंशियल वोटिंग। और प्रेफरेंशियल वोटिंग क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 4 कैंडिडेट्स हैं, है ना, A, B, C और D, इस प्रकार के 4 कैंडिडेट्स हमारे पास हैं। अब इन्हें हमें वोट देना है। तो प्रेफरेंशियल का क्या मतलब हुआ, मान लीजिए कि आपके पास, मतलब कि राष्ट्रपति के चुनाव होने के लिए जो टोटल वोट हैं, एक आंकड़ा लेके चलता हूं ताकि समझने में आसानी हो। 100 वोट हैं, टोटल वोट कितने हैं, 100 वोट्स हैं। इसमें मैंने आपसे बताया था कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। कौन सा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। और ये कैसे होता है, गुप्त मतदान होता है, ये भी ध्यान रखना है ना। चलिए, गुप्त मतदान भी हम इसी के साथ समझते चलेंगे, गुप्त मतदान कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि 4 कैंडिडेट्स हमारे पास हैं, तो इसमें जब हम प्रेफरेंशियल वोटिंग की बात करते हैं तो हम 4 में से जो हमारा बैलेट पेपर है कुछ इस प्रकार का, तो हम इन 4 कैंडिडेट में सबसे पहले किसे प्रायोरिटी देते हैं, किसको प्रेफर करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने बी को प्रेफर कर दिया, है ना, तो पहले नंबर पर मैं इसको वोट देना चाहूँगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि हमने जिसको सेलेक्ट किया वह प्रेसिडेंट ना बन पाए, तो मान लीजिए हमने दूसरा ऑप्शन दे दिया, दूसरे नंबर की वरीयता हमने यहाँ दे दी सी को, तीसरे नंबर की वरीयता हमने ए को दे दी और चौथे नंबर की वरीयता हमने डी को दे दी। बहुत ही ध्यान से समझना। अब जैसे टोटल वोट्स कितने हैं, 100 वोट्स हैं। अब 100 वोट्स में ध्यान से समझना है कि जैसे मान लीजिए ए को मिल गया कितने, 40 वोट। बहुत ध्यान से समझना है ना। ये फर्स्ट राउंड की वोटिंग हो रही है, तो मैं बल्कि ऐसा लिख देता हूं इसमें, ये फर्स्ट राउंड में कह देता हूं। तो फर्स्ट राउंड में क्या हो रहा है, ए को मिला है 40 वोट, मान लीजिए कि बी को मिला है 30 वोट, सी को मान लीजिए कि सी को मिला है 20 वोट और डी को मिला है 10 वोट। ये टोटल 100 वोट हो गए, है ना। टोटल कितने हो रहे हैं, 100 वोट। तो इस प्रकार से मिला है। लेकिन हमने आपसे कहा कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हमें चाहिए टोटल कितने वोट, 50% + 1। अब अगर 100 वोट हैं तो मतलब हमें 51 वोट चाहिए, ऐसा सीधा सा मतलब हो गया। तो फर्स्ट राउंड में हम देख पा रहे हैं कि यहां पर जितने भी लोग हैं वो राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें कम से कम कितने चाहिए, 51 वोट चाहिए, कम से कम। ठीक है, तो जब ऐसे में नहीं बन पाएंगे तो इसमें क्या होता है कि जो जिसका वोट सबसे कम है, जो लोएस्ट वोट पाने वाला कैंडिडेट है राष्ट्रपति के लिए, इसका जो वोट है वो इन तीनों को डिवाइड हो जाएगा। कैसे, क्योंकि जिन 10 लोगों ने डी को पहली वरीयता दी होगी वह अपनी दूसरी, तीसरी, चौथी वरीयता भी तो किसी को दी होगी, है ना। अब इसमें ए, बी, सी को भी तो कोई ना कोई वरीयता दी होगी। जैसे मान लीजिए कि मैं इसमें ऐसा मान के चलता हूं कि ए को मान लीजिए कि हमने ए को 1 वोट मिला है ना। एक आदमी ने ए को वरीयता दी है। इस 10 वोट में से मान लीजिए बी को 7 लोगों ने वरीयता दी है और सी को मान लीजिए कि 2 लोगों ने वरीयता दी है। बहुत ध्यान से इसको समझना है। अब इसमें क्या होगा कि ये जो 7 वोट हैं ये कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ये बी को, मतलब यहाँ पर +7 हो जाएगा। ठीक है, और सी को कितने मिलेंगे, 2 वोट मिल जाएंगे, तो मतलब ये यहाँ चला आएगा। और ए को कितना मिलेगा, ए को 1 वोट मिलेगा, यहाँ आ गया। अब ध्यान दीजिए, मैं जरा आगे बढ़ता हूँ। ये कौन सा राउंड हो गया, सेकेंड राउंड हो गया। ठीक है, इसको ध्यान समझिएगा, ये सेकेंड राउंड हो गया। अब मैं थर्ड राउंड की तरफ बढ़ता हूँ। थर्ड राउंड में क्या होगा, ऐसा तब तक ये राउंड चलता रहेगा जब तक कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हमें 51 सीट या वोट नहीं मिल जाते। ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं। अब ध्यान दीजिए कि डी का काम यहाँ पर समाप्त हो गया। अब जब सेकेंड राउंड की वोटिंग हो गई तो टोटल अब कितने हो रहे हैं ये, अब ये 41 हो गया,
ये 37 हो गया और ये 22 हो गया। हम देख पा रहे हैं कि अभी भी कोई भी इसमें से प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो हम क्या करेंगे, जो सबसे लोएस्ट है, अब लोएस्ट कौन बचा है, 22। अब इसके वोट भी क्या होंगे, ट्रांसफरेबल होंगे प्रेफरेंशियल के आधार पर, क्योंकि वोटिंग होती है तो ये ट्रांसफरेबल होंगे। जो सबसे कम होगा उसी का जो है ट्रांसफरेबल होगा। अब यहाँ 22 है, ध्यान दीजिए इस 22 में जो 2 वोट हैं वो हैं डी के हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। डी को सिलेक्ट करने वालों ने जो भी सिलेक्ट किया था 10 लोगों को, उसमें सी को 2 वोट इन्होंने सेकंड नंबर पे प्रेफर किया था। लेकिन इसमें जो 20 वोट है वो फर्स्ट राउंड की वोटिंग के अंतर्गत इसको मिला है। अब यहां पर ध्यान देना यह जरूरी है कि जब हम थर्ड राउंड की वोटिंग करेंगे तो इसमें भी 3 लोग होंगे। कौन कौन से, अब ये सी तो ऑलरेडी है, तो ये कुछ लोगों ने ए को कोई वरीयता मिली होगी, बी को मिली होगी और सी को ना मिलकर डी को मिली होगी, है ना, क्योंकि सी तो ये ऑलरेडी है। अब इसको बड़ी मजेदार बात है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर कि ए को मिल गए हैं यहां से 5 वोट, इस 20 में से, ध्यान दीजिएगा अभी इस 2 की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ए को कितने मिल गए हैं, 5 वोट, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए कि बी को मिल गया है 13 वोट, तो ये कितने हो गए, 13 5 18 वोट हो गए। और जो हमारा डी है, डी को मिल गया है 2 वोट। समझिएगा डी को कितने वोट मिले हैं, 2 वोट। अब बड़े मजे की बात है कि हम इसमें 5 जोड़ देंगे, हम इसमें 13 जोड़ देंगे, और जो डी है, ये जो 2 वोट हैं ये डी के खाते में जाने चाहिए, लेकिन डी क्योंकि ऑलरेडी यहां से बाहर हो चुका है ना। अब इसको समझने की जरूरत है। पहले तो हम ये देख लें कि अगर हम 51 पर पहुंच रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा इसको। तो यहां पर ये 41 और 5 मिल करके कितने बन रहे हैं, 46 बन रहे हैं, और ये 37 और 13 मिल करके कितने बना रहे हैं, 40 10 50 बना रहे हैं। अभी भी 1 वोट की हमें जरूरत है। अब ध्यान देना है, यहां पर ध्यान क्या देना है कि ये जो 2 वोट हैं, ये जो 2 वोट हैं अभी, क्योंकि 2 वोट बचे हुए हैं, ये 2 वोट किसको प्रेफर किए गए हैं, एक तो ये सी को प्रेफर किए गए थे पहले, लेकिन सी के बाद अगर सी को ना दिया जाए तो फिर किसको प्रेफर किया गया, तो मान लीजिए कि इसमें 1 वोट बी को प्रेफर किया गया और 1 वोट ए को प्रेफर किया गया। ऐसे में ये बन जाता है हमारा 47 और ये बन जाता है हमारा 51। तो जिस भी कैंडिडेट को 51 वोट मिल जाएंगे वही क्या होगा, प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाएगा। इसको समझने की जरूरत है। तो इसे क्या कहते हैं, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है। इसमें कोई भी वोट जाया नहीं होता, इसमें कोई भी वोट बेकार नहीं होता, ठीक है। क्या बेकार नहीं होता वोट। तो ये इस प्रकार से आपने समझा कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कैसी कैसी प्रोसेस है। हालांकि अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें से कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी है, हाँ सेकेंड राउंड तक जरूर गया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर में फर्स्ट टाइम ही कंक्लूजन निकल के आ जाता है और राष्ट्रपति बन जाते हैं। अभी तक जो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है वो बाबूजी का रहा है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, जो 2 बार इलेक्टेड हुए थे। आपको पता ही होना चाहिए कब कब, 1952 में और फिर 1957 में। तो ये 2 बार इलेक्टेड रहे हैं। इसके बाद जितने भी हमारे प्रेसिडेंट आए हैं वो 1 बार ही बने हैं, ठीक है। फिर कभी मौका मिलेगा तो हम आपको भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति को एक कंपैरेटिव बता देंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है ना। जबकि दोनों ही देश डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन दोनों के चुनाव में फ़र्क है। क्या फ़र्क है, कैसे फ़र्क है, ये हम कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपने इसको समझा होगा। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि शपथ कैसे वो ग्रहण करते हैं, किसको त्याग पत्र देंगे, है ना। भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब कि जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। साथ ही साथ अगर मैं राष्ट्रपति के त्यागपत्र की बात करूं तो राष्ट्रपति जब भी चाहे, जब भी उसका मन हो, वो अपना त्यागपत्र दे सकता है, लेकिन देगा किसको, उपराष्ट्रपति को, है ना। ये अपना त्यागपत्र हमेशा उपराष्ट्रपति को देगा। साथ ही साथ कि कभी कभी
एक ऐसा भी प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग लगा करके भी हटाया जाता है। महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? जब ये पाया जाता है कि संवैधानिक रूप से उसने कोई गलत ऐसा काम किया है, तब उसके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। और महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है वह आर्टिकल नंबर 61 पे है। जबकि राष्ट्रपति के शपथ की अगर मैं बात करूं तो यह आर्टिकल नंबर 60 में है, जो कि सीजीआई के द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में थोड़ी सी मैं और फैक्ट की अगर बात करना चाहूं तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जितने भी मामले होंगे वह उच्चतम न्यायालय को जाएंगे और उच्चतम न्यायालय का फैसला अंतिम और सर्वमान्य होता है। इसके बाद आप कहीं उसको चुनौती नहीं दे सकते। ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को अगर चुनौती देना है तो वो कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और उसका अंतिम फैसला ही सर्वमान्य होगा। दूसरी बात यह कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो निर्वाचन मंडल होता है, जहां से उसको अप्रूव की जरूरत पड़ती है, कल को अगर आपको ये पता चले कि नहीं वो निर्वाचन मंडल पूर्ण नहीं था और आप इसको कहीं चुनौती देना चाहें तो आप इसकी कोई चुनौती नहीं दे सकते हैं। निर्वाचन मंडल चाहे पूर्ण रहा हो चाहे न रहा हो, इसकी कोई चुनौती आप नहीं दे सकते। तीसरी एक और बड़ी चीज कि खुदा न खास्ता अगर राष्ट्रपति को अवैध घोषित कर दिया जाता है, और ये घोषित किसके द्वारा किया जाएगा? सीजीआई के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने घोषित कर दिया कि राष्ट्रपति जो है योग्य नहीं है, अयोग्य है, तो उसके द्वारा पहले से जो भी काम करवाए गए हैं उन कार्यों को अवैध नहीं माना जाएगा, वह कार्य वैध ही माने जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो कार्य भी अवैध घोषित कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे कैसे संपन्न होता है, कैसी कैसी प्रक्रियाएं हैं। आई होप कि ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। और राष्ट्रपति का जो एकल संक्रमणी पद्धति के द्वारा जो गुप्त मतदान होता है, आपने इसको भी समझा होगा, क्योंकि गुप्त मतदान का मतलब बैलेट पेपर पर आप नंबरिंग करके देते हो कि आप किसको प्रेफर कर रहे हो। इसलिए वोटिंग के समय ये नहीं पता चलता कि किसका वोट किसको जा रहा है, उस कैंडिडेट को ये बात पता नहीं चलती है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपको पसंद आई होगी। तो आप चाहें तो इसकी नोट्स भी बना सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, है ना, और अपना भी उत्साहवर्धन कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए, कंपटीशन के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, एंड आई होप you have prepared well with it. Thank you so much.